पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया था कि सुनीता विलियम्स कितने दिन तक अंतरिक्ष में रही थी। तो सुनीता विलियम्स पूरे 286 दिन तक अंतरिक्ष में रही थी। यह यात्रा जो है मूल रूप से 8 दिन की थी, यानी जाना तो वहाँ पर 8 दिन के लिए था, लेकिन यह कुछ समस्याओं के कारण वहाँ पर 9 महीने तक रुकी, यानी 286 दिन तक वहाँ पर रुकी थी। उसके बाद वहाँ पर उनको नीचे वापस लाया गया। इसके बाद आपसे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एक शॉर्टकट की आपसे पूछी गई थी कंप्यूटर की। ऑल्ट प्लस टैब शॉर्टकट की जो होती है उससे आप क्या कर सकते हैं। तो ऑल्ट प्लस जो टैब है इसका उपयोग हम एप्लीकेशन विंडो के बीच में ही दूसरी एप्लीकेशन में स्विच कर सकते हैं, यानी एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन में आप स्विच कर सकते हैं। ये इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको कुछ और शॉर्टकट की बता देता हूँ, जैसे कंट्रोल प्लस सी से आप कॉपी कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस वी से आप पेस्ट कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस एक्स से आप कट कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस जेड से आप अंडू कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस ए से आप सेलेक्ट ऑल कर सकते हैं। इसी प्रकार आपको नीचे और भी शॉर्टकट की दी गई है, इनको आपको एक बार देख लेना है, जिनका आगे आने वाली शिफ्ट में एग्जाम है। अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पूछा गया था यहाँ पर कि अरुणाचल प्रदेश के पूर्व में कौन सा देश है, यानी अरुणाचल प्रदेश जो हमारा राज्य है उसके पूर्व में कौन सा देश है। तो म्यांमार वहाँ पर उसके पूर्व में देश है। बाकी बात करें अरुणाचल प्रदेश के जो तीनों और कौन कौन से राज्य है, अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम में भूटान है, उत्तर और उत्तर पूर्व में चीन और तिब्बत है, यानी चीन का जो तिब्बत है ये इसके उत्तर पूर्व में है, और पूर्व में जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था ये म्यांमार है। तो म्यांमार आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी बात करें आपसे अरुणाचल प्रदेश में ही दीपू दर्रा है, यांग्याप दर्रा है और सेला दर्रा है, और सेला के नाम से सेला सुरंग भी अरुणाचल प्रदेश में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, देखिए ये आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था कि कॉपी और पेस्ट के लिए शॉर्टकट की क्या होती है। तो कॉपी के लिए मैंने आपको बता दी है कंट्रोल प्लस सी है, और पेस्ट के लिए कंट्रोल प्लस पी है, वी है, तो ये आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था यहाँ पर, अग्नि योद्धा युद्ध अभ्यास किस किस के बीच हुआ है। तो अग्नि योद्धा युद्ध अभ्यास भारत और सिंगापुर के बीच हुआ है, और ये जो अभ्यास है ये 13वां संस्करण इसका था, जो कि 28 से 30 नवंबर 2024 तक देवलाली फील्ड फायरिंग रेंज में महाराष्ट्र में आयोजित हुआ है। इसके अलावा कुछ और युद्धाभ्यास मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ये भी आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के तौर पर ध्यान रखने हैं। सबसे पहला है सिम्बैक्स, जो कि भारत और थाईलैंड के बीच आयोजित होता है। एक है सिनबैक्स, जो कि भारत और कंबोडिया के बीच में आयोजित होता है। साइक्लोन है भारत और मिस्र के बीच। डेजर्ट साइक्लोन पूछा जाए तो भारत और यूएसए के बीच। मित्र शक्ति अभ्यास जो होता है आपका भारत और श्रीलंका के बीच होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद दो और आपको यहाँ पर लिखे हुए हैं, मैत्री अभ्यास ये भारत और थाईलैंड के बीच होता है। सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच होता है। तो ये भी आपको जो है जो एक्स्ट्रा फैक्ट के तौर पर ध्यान रखने हैं ये युद्ध अभ्यासों के नाम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया था कि बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर अब की बार कौन सा दिवस मनाया गया। तो जो बिरसा मुंडा है आपको पता होगा, इन्होंने जो है मुंडा विद्रोह चलाया था, झारखंड के रहने वाले थे। तो इनकी जो जयंती है 150वीं, उस पर अब की बार जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया, जो कि हर साल 15 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 15 नवंबर 2000 को ही झारखंड बिहार से अलग हुआ था, यानी झारखंड की स्थापना 15 नवंबर को ही हुई थी। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है, जो यहाँ पर संविधान हत्या दिवस है 25 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस 12 जुलाई को मनाया जाता है। इनके भी आपके पूरे पूरे चांस है पेपर में आने के, इन दोनों को याद रखना है, क्योंकि अभी जो है इनको अभी इसी साल 2025-24 में ही जारी किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया था कि हम डेटा को अरेंज यानी सुव्यवस्थित करके क्यों रखते हैं। तो ये एक सिंपल क्वेश्चन था, आपको बताना था। तो यहाँ पर लिखा हुआ है डेटा को व्यवस्थित रखने के कई महत्वपूर्ण कारण हैं, जैसे डेटा को व्यवस्थित करना, इससे आसानी से पढ़ा जा सकता है, यानी आप अरेंज करके डेटा को आसानी से पढ़ सकते हैं। एनालिसिस उसका आप कर सकते हैं, और भविष्य के लिए भी उसको आप स्टोर कर सकते हैं। तो आपको जो है ऑप्शन के हिसाब से अपना आंसर जो है चेंज करना होगा, यानी करेक्ट करना होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था यहाँ पर, सहकारी समिति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। या फिर आपसे कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था कि सहकारी समिति किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ी गई। तो मैं इसका आपको पूरा एनालिसिस दिखा देता हूँ। बात करें सहकारी समिति की, जो कि अनुच्छेद 43B में आती है, और जो कि नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत आती है। इसे 97वें संविधान संशोधन द्वारा 2011 में जोड़ा गया था। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 43B अनुच्छेद में ये है। इसके बाद आपको कुछ और अनुच्छेद में आपको बता देता हूँ, जो आपको आगे आने वाली शिफ्ट के लिए याद रखने हैं। जैसे कि यहाँ पर है अनुच्छेद 39A, इसमें है निःशुल्क और विधिक सहायता। अनुच्छेद 40 में है ग्राम पंचायत। अनुच्छेद 45 में है शिक्षा का अधिकार, जो कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए है। इसके बाद अनुच्छेद 47 में है पोषण का अधिकार। इसके बाद नीचे आपको दिए गए हैं अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 में है पशु और गौ हत्या निषेध है। अनुच्छेद 48A में पर्यावरण सुरक्षा है। 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका है। इसके बाद 51 में आपकी अंतर्राष्ट्रीय शांति हो गई। 51A में आपके मौलिक अधिकार हो गए, जिनको 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया था, सरदार सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। कुल 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, 11वां मौलिक कर्तव्य आपका बाद में जोड़ा गया था। शिक्षा का अधिकार 86वां संविधान संशोधन 2002। तो ये आपको ध्यान रखने हैं।
ये आपसे आगे पूछे जा सकते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था कंप्यूटर से ही, एमएस वर्ड में एक पेज के मीडियम मार्जिन को कैसे सेट करते हैं। तो आपका यहाँ पर आंसर इस प्रकार होगा कि पहले लेआउट टैब पर जाना है, फिर मार्जिन पर क्लिक करना है, उसके बाद कस्टम मार्जिन को आपको सेलेक्ट करना है, फिर आपको ऊपर नीचे बाईं ओर आप कहीं पर भी इसको मार्जिन कर सकते हैं। तो इसमें आपके जो आंसर पूछा गया होगा आपको बीच में या फिर आपको जो है दाएं बाएं में पूछा गया होगा, उसका आपको आंसर अपने हिसाब से यहाँ से चेक कर लेना है। इसके बाद आपको से नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर इस प्रकार पूछा गया था कि पोषण अभियान किस मंत्रालय ने शुरू किया था। तो पोषण अभियान का जो मंत्रालय है वो आपका महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है, इसने पोषण अभियान को शुरू किया था। इसके बाद बात करें इस अभियान की, तो यह अभियान भारत के कुपोषण को दूर करने और बच्चे, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं की पोषण स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। तो ये इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था यहाँ पर कि इतिहासकार जो शेख अहमद सरहिंदी है, इन्होंने किस वंश की तुर्की के खलीफा से जोड़कर बताया है। यानी जो भारत में वंश था उसको किस वंश से तुर्की के खलीफा से जोड़कर बताया है। तो ये मुगल वंश है, और मुगल वंश में भी अकबर के शासनकाल में था। जो आपका शेख अहमद सरहिंदी था ये आपका अकबर के शासनकाल में था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि अंधत्व मुक्त देश कौन सा घोषित किया गया है। यानी जो आपका ट्रैकोमा मुक्त देश पूछा गया है, कौन सा घोषित किया गया है। तो WHO ने अभी हाल ही में जो है भारत को भी ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया है। अगर आपके आंसर में भारत था तो आपका भारत करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी इससे पहले, भारत से पहले, इसने WHO ने नाइजर देश को भी अंधत्व मुक्त देश घोषित किया था। अगर नाइजर होगा तो नाइजर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अगर भारत हुआ तो भारत आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें WHO की, तो WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को होती है, और इसीलिए हम 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाते हैं। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ये कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा नृत्य है जिसमें संगीत का प्रयोग नहीं होता। तो ऐसा तो कोई नृत्य है ही नहीं जिसमें संगीत का प्रयोग नहीं होता। बाकी आपको एक बार देख लेना है, सही क्वेश्चन का पता लगाना है क्वेश्चन क्या था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया था कि नीति निर्देशक सिद्धांत का अनुच्छेद कौन सा है, या फिर आपसे ऐसे करके क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा अनुच्छेद नीति निर्देशक तत्व में नहीं आता है। तो मैं आपको नीति निर्देशक तत्व बता देता हूँ, जो कि आपके भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से 51 के बीच है। 36 से 51 के बीच अनुच्छेद से अलग जो भी अनुच्छेद आपके ऑप्शन में होगा वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें इससे अलग, आपको मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा फैक्ट के तौर पर बता देता हूँ। भाग 1 में आपका संघ और उसका राज्य क्षेत्र है, जो कि अनुच्छेद 1 से 4 के बीच है। भाग 2 में नागरिकता है, अनुच्छेद 5 से 11। भाग 3 में मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 12 से 35। भाग 4 में नीति निर्देशक सिद्धांत है, जो मैंने आपको अभी बताया है, अनुच्छेद 36 से 51 के बीच है। इसके बाद आपका भाग 5 आता है, इसमें आपके भाग 4 ए आता है, इसमें आपका मौलिक कर्तव्य है, जो कि अनुच्छेद 51 ए में है। भाग 5 में संघ सरकार है, अनुच्छेद 52 से 151 के बीच। भाग 9 में आपकी ग्राम पंचायत है, अनुच्छेद 343 में। तो ये जो है मैंने आपको इंपॉर्टेंट भाग बता दिए हैं, आपको इनको याद रखना है। इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि वर्तमान जम्मू कश्मीर में सरकार जो है वो किस किस के गठबंधन से बनी है। तो यहाँ पर आपको आंसर में बताया गया है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी JKNC, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो गई आपकी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, और आपकी जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी, इन सभी के गठबंधन को मिलाकर इंडिया गठबंधन बना है, और इन्होंने ही यहाँ पर जो है जीत हासिल की है। और वहाँ पर जो मुख्यमंत्री बने हैं अभी जम्मू कश्मीर में, उमर अब्दुल्ला बने हैं, जो कि आपके जम्मू कश्मीर की कम्युनिस्ट जो पार्टी है उसके नेता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि 2025 के जलवायु प्रदर्शन सूचकांक में शीर्ष स्थान किस देश का है। तो 2025 का जो अभी हाल ही में जलवायु प्रदर्शन सूचकांक जारी हुआ है उसमें डेनमार्क ने पहला स्थान हासिल किया है, जबकि भारत का जो स्थान की बात करें 10वें स्थान पर है। इसके बाद कुछ और सूचकांक यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे वैश्विक भूखमरी सूचकांक में भारत 105वां है, खुशहाली सूचकांक में भारत 118वां है। इसके बाद प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत जो है 151वें स्थान पर है। इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर, भारत में 2024 में शिशु मृत्यु दर कितनी है। तो भारत में जो अभी यूनिसेफ की जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार 28 प्रति 1000 जीवित जन्म दर हो गई है। यानी 1000 बच्चों पर जो है 28 बच्चों की ही शिशुओं की मृत्यु होती है। ये इसकी नई रिपोर्ट के अनुसार के आंकड़े हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। अगर आपके ऑप्शन में 28 होगा तो 28 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि अंडमान निकोबार में कितने द्वीप है। तो अंडमान निकोबार में कुल द्वीपों की बात करें तो 572 द्वीप है। बाकी लगभग 37 द्वीप बसे हुए हैं, यानी यहाँ पर 37 द्वीपों पर आदमी रहते हैं, बाकी के जो है अवाप्त है यानी खाली है। अंडमान निकोबार की बात करें तो बंगाल की खाड़ी में है, और इसकी अभी जो नई राजधानी बनी है वो श्रीविजयपुरम बनी है। पोर्ट ब्लेयर इसकी पहले राजधानी थी, अब इसको बदलकर श्रीविजयपुरम कर दिया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था
कि बोडो डोंगरी संथाली मैथिली भाषाएं किस संविधान संशोधन से जोड़ी गई। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 92वां संविधान संशोधन। बात करें भाषा की, तो भाषा आपकी 8वीं अनुसूची में आती है। मूल संविधान में कुल 14 भाषाएं थी, अब वर्तमान में कुल 22 भाषाएं संविधान में है। अब ये जो बाकी की 8 भाषाएं हैं ये किस प्रकार आई, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपकी आई यहाँ पर 15वीं भाषा जो कि सिंधी थी और 21वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। उसके बाद 16वीं, 17वीं, 18वीं आपकी नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी थी। ये आपके जो है 71वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। इसके बाद आपकी जो बाद की 4 भाषाएं हैं जो कि आपसे एग्जाम में भी पूछी गई है, 19वीं, 20वीं, 21वीं और 22वीं, बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली, जो कि 92वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। तो आपका 92वां संविधान संशोधन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सभी चीज़ें आपको इनके बारे में ध्यान रखनी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया था कि मोहम्मद पैगंबर का संबंध किससे है। तो मोहम्मद पैगंबर का संबंध इस्लाम धर्म से है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बात करें सिख धर्म की, तो सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव थे, जिन्होंने खालसा पंथ की भी शुरुआत की थी और यही सिखों के पहले गुरु थे। और सिखों के जो सबसे बाद के 10वें गुरु थे वे गुरु गोविंद सिंह जी थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि भारत में नागरिकता कानून कब लागू किया गया था। तो नागरिकता जो अधिनियम है आपका 1955 का है, तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नागरिकता अधिनियम 1955, यानी 1955 में लागू किया गया था। इसके बाद आपको और भी जो है अधिनियम याद रखने हैं। सबसे पहला है दहेज प्रथा प्रतिषेध अधिनियम 1961 का है। बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 का है। सूचना का अधिकार अधिनियम ये भी 2005 का है, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद शिक्षक का अधिकार अधिनियम ये 2009 का है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट शिफ्ट के लिए आगे आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था नीति आयोग के बारे में कोई क्वेश्चन था, तो मैं आपको नीति आयोग के बारे में सभी चीज़ें बता देता हूँ। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं नीति आयोग आया कहाँ से। तो पहले योजना आयोग जो चला हुआ था उसी के स्थान पर इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग के रूप में। इसके बाद नीति आयोग को जो है भारत का थिंक टैंक भी कहा जाता है और इसके हेड जो है पीएम मोदी है, यानी इसके हेड अध्यक्ष जो होता है वो भारत का प्रधानमंत्री होता है। इसके बाद इसके जो वर्तमान जो है सीईओ है बीवीआर सुब्रमण्यम है और उसके उपाध्यक्ष सुमन बेरी है, तो ये भी आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि हाल ही में किस बैंक ने अपने 90 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। तो आपका जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसने अभी 2025 में अपने 90 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं, क्योंकि जो इसकी स्थापना है 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और अब 2025 चल रहा है, तो इसके 90 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इसके बाद करें मुख्यालय की, तो मुंबई में मुख्यालय है और इसके अभी वर्तमान में जो हेड है अभी बनाए गए हैं रिसेंटली संजय मल्होत्रा, इसके वर्तमान में हेड है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि अंडमान निकोबार में कौन सी जनजाति पाई जाती है। तो अंडमान निकोबार में मुख्यतः 4 जनजाति पाई जाती है, जो कि अंडमानी, ओंगे, जारवा और सेंटिनली थी। तो इनमें से जो भी आपका ऑप्शन होगा वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के क्वेश्चन जो हमें मिले हैं। तो अगर आपका एग्ज़ाम था तो आपने एनालिसिस कर लिया होगा, और अगर आपका आने वाली शिफ्ट में एग्ज़ाम है तो आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और अगर आपको ये पूरी पीडीएफ चाहिए तो आपको जो है हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप इस पूरी पीडीएफ को डाउनलोड करके रिवाइज कर सकते हैं। और इसके बाद मैं आपको जो है 9 जून की ही सेकंड शिफ्ट की वीडियो लाने वाला हूँ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि उसका भी एनालिसिस मैं इसी तरह एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ कराने वाला हूँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर ज़रूर कर देना। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया था कि गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किस शासक ने कराया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रुद्रदामन। आपका जो है ऑप्शन में रुद्रदामन होगा तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद इसकी बात करें सुदर्शन झील की, तो गिरनार पर्वत पर स्थित ये सुदर्शन झील है, इसका उद्धार जो है रुद्रदामन फर्स्ट ने कराया था। रुद्रदामन जो है इसका उल्लेख जूनागढ़ शिलालेख में है, जिसमें बताया गया है कि रुद्रदामन ने ही झील के बांध को भारी बारिश से होने वाले नुकसान के बाद इसकी मरम्मत कराई थी। और इसका जो निर्माण है सुदर्शन झील का, इसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट शिफ्ट में आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि अविनाश जामवाल ने विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 2025 में रजत पदक जीता है, ये किस कैटेगरी में जीता है, यानी किस भार वर्ग में जीता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 65 केजी। आपके ऑप्शन में 65 केजी होगा तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि निम्न में से मेघालय पठार की पहाड़ी नहीं है। तो मेघालय पठार की 3 मेन पहाड़ियाँ है, गारो, खासी, जैंतिया। इसके अलावा जो भी ऑप्शन में होगा वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था निम्न में से मरुस्थलीकरण
के लिए जिम्मेदार नहीं है। तो मरुस्थलीकरण के जो जिम्मेदार नहीं है वे हैं जल प्रबंधन, जैविक खेती और पर्यावरण संरक्षण। इनके अलावा जो भी ऑप्शन में था वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा बात करें मरुस्थलीकरण की, तो यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें उपजाऊ भूमि धीरे धीरे रेगिस्तान में बदलती जाती है। और मरुस्थलीकरण जो रोकथाम दिवस मनाया जाता है हर साल 17 जून को मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है नेक्स्ट शिफ्ट के लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था, MS एक्सेल में नई फाइल के लिए सबसे पहले कहाँ पर क्लिक करते हैं। तो MS एक्सेल में नई फाइल बनाने के लिए आपको सबसे पहले फाइल मेन्यू पर जाना होगा, फिर आपको नया यानी न्यू विकल्प को चुनना होगा, तभी आप जो है MS एक्सेल में एक नई फाइल को ऐड कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समांतर सरकार का गठन कहाँ पर किया गया था। तो ये आपका कई जगह पर किया गया था, जो आपके ऑप्शन में होगा वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है बलिया, तामलुक बंगाल में और सतारा महाराष्ट्र में और तालचेर उड़ीसा में, 4 जगह पर आपका भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समांतर सरकारें स्थापित की गई थी। इनमें से जो भी आपके ऑप्शन में होगा वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि भारत के सुप्रीम कोर्ट को किसका सतर्क प्रहरी माना जाता है। तो भारत के सुप्रीम कोर्ट को भारतीय संविधान का सतर्क प्रहरी माना जाता है, या फिर अगर भारतीय संविधान आपके ऑप्शन में नहीं है तो मौलिक अधिकारों का रक्षक और संविधान की अंतिम व्याख्याकर्ता के रूप में भी जाना जाता है। तो आपका मौलिक अधिकार भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी आपके ऑप्शन में था वही आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि मेंडलीव ने तत्वों की उनकी गुणात्मक विशेषताओं के आधार पर किस दिशा में व्यवस्थित किया था। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में तत्वों को बढ़ते परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया था और समान गुणों के वाले तत्वों को ऊर्ध्वाधर स्तंभों में रखा था, यानी इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वाधर स्तंभों में। इसके बाद बात करें, जो वर्तमान में आपकी आवर्त सारणी है वो परमाणु क्रमांक पर आधारित है और इसको मोजले ने दिया था, यानी मोजले ने इसको बनाया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, इसरो ने किस संस्थान में एस रामकृष्णन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रिसर्च इन फ्लूइड एंड थर्मल साइंस की स्थापना की है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा IIT मद्रास में। बात करें इसरो की, तो इसरो की स्थापना जो है 15 अगस्त 1969 को होती है। इसरो के पहले अध्यक्ष विक्रम साराभाई थे। इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटका में है और वर्तमान में इसके जो हेड है 11वें नंबर के वी नारायणन को बनाया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया था, भारत किस भूगर्भीय संरचना का भाग है। तो भारत मुख्य रूप से 2 भूगर्भीय संरचनाओं का भाग है, जिसमें हिमालय क्षेत्र है और प्रायद्वीपीय भारत है। जिसमें बात करें हिमालय क्षेत्र की, तो भारत इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से आपका हिमालयी क्षेत्र बना है। और अगर आपसे ऐसे करके पूछा जाए कि भारत किस भूभाग का भाग है, तो उसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोंडवाना लैंड। तो आपके ऑप्शन में जो भी होगा वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि सिमलीपाल टाइगर रिजर्व कहाँ है। तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व ओडिशा में है। बात करें सिमलीपाल की, तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान भी है, जो कि भारत का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान अभी बनाया गया है। इसके बाद बात करें टाइगर रिजर्व की, तो भारत का नवीनतम 58वां टाइगर रिजर्व माधव टाइगर रिजर्व है, जो कि मध्य प्रदेश में है। और 57वां टाइगर रिजर्व रातापानी टाइगर रिजर्व, ये भी मध्य प्रदेश में है। दोनों को अभी हाल ही में नया टाइगर रिजर्व के रूप में दर्जा दिया गया है। 56वां आपका गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व हो जाएगा, जो कि छत्तीसगढ़ में है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, वर्ली पेंटिंग बनाते समय सबसे पहले किस चीज़ का लेप किया जाता है। तो वर्ली पेंटिंग बनाते समय सबसे पहले की जो प्रक्रिया है, इसमें आपके गाय के गोबर और लाल मिट्टी के मिश्रण का उपयोग करके दीवार की सतह को तैयार किया जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गाय का गोबर और लाल मिट्टी का मिश्रण। इसके बाद बात करें वर्ली पेंटिंग की, तो वर्ली पेंटिंग महाराष्ट्र की है और मधुबनी पेंटिंग बिहार की, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, बादामी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था। तो बादामी के चालुक्य वंश का संस्थापक पुलकेशिन प्रथम था, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बात करें चोल वंश की, तो चोल वंश का संस्थापक विजयालय था। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग था, ये भी आपको ध्यान रखने हैं दोनों, नेक्स्ट शिफ्ट में आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके बाद पांड्य वंश का भी यहाँ पर दिया गया है, कोरकाई पांड्य वंश का संस्थापक था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये जो आपसे पूछा गया है यहाँ पर, केंद्र सरकार द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नया हेड किसे बनाया गया है, यानी RBI का नया हेड। और ये जो मैंने क्वेश्चन है अभी जो पहली शिफ्ट का एनालिसिस कराया है 9 जून की, इसमें मैंने आपको बताया है कि RBI का जो गवर्नर बने थे अभी बनाया गया है संजय मल्होत्रा को शक्तिकांत दास के स्थान पर। तो अगर आपने पहली शिफ्ट का एनालिसिस देखा होगा तो आपको जो है एक क्वेश्चन यहीं से डायरेक्ट मिल गया होगा आपकी सेकेंड शिफ्ट में। इसके बाद बात करें RBI की, तो RBI की स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 को होती है। शाही आयोग की सिफारिश पर होती है। RBI का हेडक्वार्टर मुंबई में है और RBI ही रेपो रेट जारी करता है। और शाही आयोग को ही हम हिल्टन आयोग भी कह देते हैं, जिसकी सिफारिश पर RBI की स्थापना होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि साउथ ईस्ट एशियन गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ है, यानी होने वाला है। तो थाईलैंड में होगा, दिसंबर 2025 में इसका आयोजन होने वाला है। इसके बाद थाईलैंड की बात करें तो थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है, मुद्रा इसकी बाहट है।
थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश भी कहा जाता है। बात करें ओलंपिक की तो 33वें ओलंपिक 2024 के पेरिस में हुई है, जिसमें भारत 71वें स्थान पर है 6 पदक के साथ, जिसमें 1 आपका रजत पदक है और 5 आपके कांस्य पदक है। बात करें 34वें ओलंपिक की तो 2028 में लॉस एंजल्स में होने वाले हैं, और इसकी खास बात यह है कि लॉस एंजल्स में जो ओलंपिक हो गए उनमें T20 का क्रिकेट फॉर्मेट भी ऐड किया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सहकारी समिति के बारे में कोई क्वेश्चन था, तो मैं आपको बता देता हूँ पूरा सहकारी समिति के बारे में। देखिए, सहकारी समिति एक ऐसा गठन है जिसमें लोग अपनी आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मिलकर काम करते हैं। इसके बाद बात करें इसके अनुच्छेद की, तो सहकारी जो समिति है इस संविधान के अनुच्छेद 43B में आती है। इसका जो संविधान संशोधन है 97वां संविधान संशोधन 2011 द्वारा इसको जोड़ा गया था संविधान में। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है। तो भारतीय पुनर्जागरण का जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। बात करें राजा राम मोहन राय की, तो इन्होंने 1814 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी, जिसको बाद में 1828 में ब्रह्म समाज के नाम से जाना लगा। यानी ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने ही की थी। इसके बाद भारत में 1829 में इन्होंने सती प्रथा का अंत भी कराया था। इसके अलावा इन्होंने 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी कोलकाता में, जहाँ पर भारतीय शिक्षा और पश्चिमी विज्ञान दोनों को पढ़ाया जाता था। इसके अलावा बात करें और कि यहाँ पर अलग अलग भी आपको समाज दिए गए हैं। जैसे प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने की थी। सत्य समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फूले ने। तो ये भी आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद एक और है आपका 1875 में आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती जी के द्वारा की गई थी। तो ये भी आपको ध्यान रखने हैं, नेक्स्ट शिफ्ट के लिए आगे आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो हमें मिले हैं, आपका एनालिसिस कराया है। इसके बाद जो आपके शिफ्ट का एग्ज़ाम होगा उसके लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर एनालिसिस आपको मिलने वाला है। और अगर आप PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। लिंक पर क्लिक करके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको ये PDF भी मिल जाएगी ताकि आप रिवाइज कर सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रीय किसान आयोग की स्थापना किसने की थी। तो राष्ट्रीय किसान आयोग की स्थापना MS स्वामीनाथन ने की थी। इनका नाम आपने पहले भी सुना होगा। इनको भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। इसके बाद इनका एक क्वेश्चन और आएगा आपके एग्जाम में कि इनको भारत रत्न भी अब की बार ही दिया गया है। रिसेंटली इनको भारत रत्न दिया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद बात करें इस किसान आयोग की, तो राष्ट्रीय किसान आयोग को किसानों की स्थिति पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने और सुझाव देने के लिए भी स्थापित किया गया था। तो आपको जो है एक्स्ट्रा फैक्ट के तौर पर ध्यान रखना है कि MS स्वामीनाथन को भारत रत्न भी दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 69वीं पुण्यतिथि कब मनाई गई है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 69वीं पुण्यतिथि 6 दिसंबर 2024 को मनाई गई है, और इस दिन को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में जाना जाता है। तो ये भी आपको एक्स्ट्रा फैक्ट ध्यान रखना है। बात करें इसकी भीमराव अंबेडकर की, तो ये प्रारूप समिति के भी अध्यक्ष थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि इकाई में 2025 युद्ध अभ्यास किस किस के बीच हुआ। तो ये बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, बहुत सारे देशों के बीच होता है। तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, इकाई में 2025 एक बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास है जो भारत और अफ्रीकी देशों के बीच तंजानिया में आयोजित हुआ। इसके बाद बात करें इस अभ्यास की, तो 13 अप्रैल से 18 अप्रैल 2025 तक इसका आयोजन हुआ। इसके अलावा 2-3 अभ्यास और आपको याद रखने हैं, जैसे आपका डेजर्ट नाइट युद्ध अभ्यास हो गया, ये भारत, फ्रांस और UAE के बीच होता है। दोस्ती अभ्यास भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच होता है, ये भी आपको ध्यान रखने हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के तौर पर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, हिमालय के सबसे उत्तरी भाग किस श्रृंखला को कहा जाता है। तो हिमालय का सबसे उत्तरी भाग आपका व्रत हिमालय, या फिर इसको हम हिमाद्री भी कह देते हैं, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी बात करें हिमालय की तीनों श्रृंखलाओं की, तो देखिए कुछ इस प्रकार आपका हिमालय होता है। ये आपकी एक चोटी हो गई, ये एक चोटी हो गई, और एक ये चोटी हो गई। तो हिमालय को जो आपका ये सबसे भारी भाग है इसको हिमाद्री कहा जाता है। इसके बाद ये जो मध्य का है इसको लघु हिमालय कहा जाता है। इसके बाद ये जो सबसे दक्षिण में है इसको शिवालिक हिमालय कहा जाता है। ये तीनों आपको ध्यान रखने हैं। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में कोई सा भी हिमालय पूछ सकता है इसके अलावा। तो इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, शारदा सिन्हा को किस भाषा में गायन के लिए जाना जाता है। तो शारदा सिन्हा को मुख्य रूप से मैथिली, भोजपुरी और मगधी भाषाओं के लिए गायन के लिए जाना जाता है। उन्हें बिहार कोकिला नाम से भी जाना जाता है। तो बिहार और यूपी वालों को उसका पता होगा, क्योंकि ये बहुत ही फेमस है वहाँ पर। और जो आपका बिहार में छठ पूजा होती है उसके भी जो गीत है इनके बहुत ही फेमस है, वो भी आपको पता होने चाहिए। इसके बाद बात करें इनका एक और एक्स्ट्रा फैक्ट आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इनको 2025 में शारदा सिन्हा को
अब की बार मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है, आगे नेक्स्ट शिफ्ट में आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा यहाँ पर गया था, निम्नलिखित में से अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन सा है, यानी आपको सेलेक्ट करना था कि उनमें से अप्रत्यक्ष कर कौन सा है। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कौन कौन से अप्रत्यक्ष कर होते हैं, जैसे जीएसटी हो गया, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, मनोरंजन कर, सेवा कर, बिक्री कर, सकल प्राप्ति कर और मूल्यवर्धित कर, यानी वैट जिसको कहते हैं। तो ये आपके सभी जो है अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में आते हैं। इनमें से जो भी आपके ऑप्शन में होगा वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, 3 मई 2025 को किस देश में संघीय चुनाव आयोजित हुए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन था, तो ऑस्ट्रेलिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, वर्ली किसान आंदोलन कहाँ पर हुआ था। तो वर्ली आपको पता होगा, वर्ली की पेंटिंग भी फेमस है, और वर्ली जो जनजाति पाई जाती है ये महाराष्ट्र में पाई जाती है। तो ये किसान आंदोलन भी महाराष्ट्र के ठाणे जिले में हुआ था, और ये आंदोलन महाराष्ट्र की वर्ली जनजाति के द्वारा ही किया गया था। यह आंदोलन भूमि के अधिकारों और भूमि पर होने वाले अन्याय के खिलाफ था। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत का उपयोग करते हुए नरमपंथियों पर हमला किसने किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने नरमपंथियों पर हमला किया था सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत का उपयोग करके, और उन्होंने इसके बारे में एक जो है फैक्ट भी दिया था। उन्होंने बताया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अंग्रेजों द्वारा भारतीयों के असंतोष को शांत करने के लिए सेफ्टी वॉल्व के रूप में बनाई गई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। बात करें इनकी ये सॉरी यहाँ पर गलत हो गया, इसको आपको यहाँ से काट देना है। ये आपका लाला लाजपत राय हो जाएगा। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है, और यहाँ से भी आपको उसको काट देना है। लाला लाजपत राय जी की जो मृत्यु है वो साइमन कमीशन 1928 का विरोध करते हुई थी, उनके सिर में लाठी लग गई थी, उससे उनकी मृत्यु हो गई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आप जो मैंने काटा है लाला लाजपत राय को समझेंगे। इसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था आपसे कि दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र किस संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया। तो दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र 69वें संविधान संशोधन सन 1991 के द्वारा बनाया गया था। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, और ये जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 239 ए में लिखा हुआ है। तो ये भी आपका एक्स्ट्रा फैक्ट आपको ध्यान रखना है। बाकी बात करें दिल्ली की ही, तो 91वां संविधान संशोधन मंत्रिपरिषद का आकार बताता है। इसके अनुसार मंत्रिपरिषद की कुल सीटों का 15% मंत्रिपरिषद का आकार होगा, लेकिन दिल्ली में जो आकार होगा वो सिर्फ 10% होगा। ये आपको ध्यान रखना है। ये दिल्ली के लिए ये भी एक महत्वपूर्ण जो है संशोधन है कि दिल्ली का जो मंत्रिपरिषद का आकार होगा ये 10% होगा 91वें संविधान संशोधन के द्वारा। ये आपसे आगे आने वाली शिफ्ट में पूछा जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि स्मार्ट सिटी मिशन के लिए कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई है। तो स्मार्ट सिटी मिशन के लिए कुल 48,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। बात करें स्मार्ट सिटी मिशन की, तो इस मिशन के तहत भारत के कुल 100 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा, जिसमें उत्तर प्रदेश के सबसे ज़्यादा शहर है। कुल 13 शहर उत्तर प्रदेश के हैं, दूसरे पर तमिलनाडु है, उसके 12 शहर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछा गया था, सिंधु घाटी सभ्यता जो है आपकी, इसमें मोहनजोदड़ो में दाढ़ी वाली मूर्ति किस पदार्थ की बनी हुई थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो में दाढ़ी वाली मूर्ति स्टीलाइट की बनी हुई थी। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टीलाइट आपके ऑप्शन में दिया गया होगा, तो वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपसे और भी यहाँ पर प्रश्न पूछ सकता है। एक्स्ट्रा फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ, मोहनजोदड़ो में ही विशाल स्नानागार पाए गए, अन्नागार पाए गए। बाकी कालीबंगा राजस्थान में काले रंग की चूड़ियाँ और जूते हुए खेत के प्रमाण मिले। इसके बाद धोलावीरा गुजरात जो है सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल था जो 3 भागों में विभाजित था, यानी धोलावीरा पूर्व और आपका पश्चिम और मध्य 3 भागों में विभाजित था। बाकी सभी जो है 2 भागों में विभाजित थे सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल, और धोलावीरा गुजरात में है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया था, नीति निर्देशक तत्वों का अनुप्रयोग किस अनुच्छेद में है। तो ये अनुच्छेद 37 में है। बात करें अनुच्छेद 36 की, तो इसमें नीति निर्देशक तत्वों में ही लोक कल्याणकारी राज्य का गठन अनुच्छेद 36 में है। अनुच्छेद 39 में निःशुल्क और विधिक सहायता का अधिकार है। ये आपका प्रश्न पहले भी आ चुका है और आगे भी आने की इसकी आशंका है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, 104वां संविधान संशोधन में क्या उल्लेख है। तो 104वें संविधान संशोधन में लिखा हुआ है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए जो आरक्षित सीट है उनको 10 साल के लिए बढ़ाया गया है। इसके साथ ही अधिनियम में जो है लोकसभा में 2 और राज्यसभाओं में जो 1 एंग्लो इंडियन होता है उसकी भी समाप्ति कर दी गई है। ये आपका जो है 104वां संविधान संशोधन था। कुछ और संविधान संशोधन है, महत्वपूर्ण है, मैं आपको बता देता हूँ। 100वां संविधान संशोधन है जिसमें भारत और बांग्लादेश के बीच 3B का कॉरिडोर है। 101वां है जिसमें GST है। 102वें में OBC आयोग का गठन है। 103वें में यहाँ पर लिखा हुआ है कि EWS को 10% आरक्षण है। 104वां मैंने आपको बता दिया है। 105 में है
जो आपका राज्य तय करेगा कि ओबीसी में कौन कौन सी जातियाँ आएगी, ये 105 में हैं। तो आपको जो है ये भी ध्यान रखने हैं, जो मैंने आपको संविधान संशोधन बताए हैं इनमें से एक जरूर आएगा आपकी शिफ्ट में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, और हाँ ये तो भूल ही गई, जो आपका लेटेस्ट है नवीनतम संविधान संशोधन है 106वां नारी शक्ति वंदन अधिनियम। इसमें लिखा हुआ है कि महिलाओं के लिए 33% आरक्षण है लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया था कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी जो थी वो अपनी रिपोर्ट किसको देती थी? तो उस टाइम पर जो अपनी रिपोर्ट देती थी बंगाल के गवर्नर जनरल को देती थी। और बात करें बंगाल के गवर्नर जनरल की, तो सबसे पहले बंगाल का जो गवर्नर जनरल बनाया गया था वो बनाया था वॉरेन हेस्टिंग्स को। और पूरे भारत का जो पहला गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड विलियम बेंटिक था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि ठुमरी लोक नृत्य किस राज्य का है? तो ठुमरी लोक नृत्य यहाँ पर उत्तर प्रदेश का है। बाकी उत्तर प्रदेश के कुछ और लोक नृत्य है जैसे रासलीला, नौटंकी, चरकुला, कजरी, ख्याल, धोबिया और मयूर नृत्य, ये भी आपके उत्तर प्रदेश के ही लोक नृत्य है। ये आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के तौर पर ध्यान रखने हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि भारत में जो शक आए थे वे कहाँ से आए थे? तो शक जिनको सीथियन जातीय समूह से भी संबोधित किया जाता है वे मध्य एशिया से आए थे। तो मध्य एशिया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि आयु वर्ग में बेरोजगारी दर कितनी रही है अब की बार? तो आयु वर्ग में व्यक्तियों की जो बेरोजगारी दर है वो 5.1% रही है। तो 5.1% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद शासन किसने किया? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद जो शासन किया है वो कुमारगुप्त ने किया था। और कुमारगुप्त ने ही बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना भी कराई थी। और इसी जो विश्वविद्यालय है इसको मोहम्मद गोरी के सेनापति बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त कर दिया था बाद में। तो ये भी आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के तौर पर ध्यान रखना है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी और इसको ध्वस्त किसने किया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि अस्मिता ऋण योजना किस बैंक ने शुरू की थी? तो इसकी ये जो योजना है ये एसबीआई बैंक ने शुरू की थी। अब बात करें एसबीआई की, तो एसबीआई की तो सबसे पहले एसबीआई की स्थापना 1921 में होती है बैंक ऑफ इम्पीरियल के नाम से। इसमें जो है 3 बैंकों का विलय होता है। सबसे पहला बैंक ऑफ कोलकाता, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे, ये 3 बैंक मिलकर बैंक ऑफ इम्पीरियल के नाम से इनका गठन किया जाता है 1921 में। फिर बाद में सन 1955 में इनको तीनों को एक जगह मिलाकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से इनका गठन कर दिया गया। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था यूपी में दिसंबर 2024 में स्कूली स्तर पर कौन सी खेल प्रतियोगिताएं आयोजित कराई गई है? तो यूपी में दिसंबर 2024 में ग्रामीण खेल लीग जो प्रतियोगिता है ये आयोजित कराई गई थी। तो इसका ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये जो प्रश्न थे हमें मिले थे, मैंने आपको इनका एनालिसिस करा दिया है। आपने मैच भी कर लिया होगा अगर आपने ये शिफ्ट का एग्ज़ाम दिया है। और अगर आपका आने वाली शिफ्ट में एग्ज़ाम है तो आपको जो है वीडियो में जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताए गए हैं उनको आपको पूरे ध्यान से सुनना है। बाकी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि जो कल आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसकी भी एनालिसिस आपको यहाँ पर मिलेगा। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर मैं पीडीएफ डालता रहता हूँ, जितनी भी शिफ्ट हो चुकी है सभी की पीडीएफ वहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, जाकर टेलीग्राम लिंक पर क्लिक कीजिए और टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।